अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीवा गुल बाजवा। और हेल्थ 21 जो है वो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से पेश किया जाता है। आज का टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर, और मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर मुजाहिद फ़ारूक ने। माहिर जिनसियात हैं, मेंबर हैं पाकिस्तान सोसाइटी फॉर एंड्रोलॉजी एंड सेक्सुअल मेडिसिन के। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि इनफर्टिलिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, बज़ाहिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, इनफर्टिलिटी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं, एक मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी। मैं स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी को डील करता हूँ। तो इनफर्टिलिटी को हम एज अ स्पेशलिस्ट उस चीज़ को कहते हैं जब एक मैरिड कपल 1.5 साल तक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ के बावजूद भी अगर वो कंसीव नहीं कर पाता तो हम फिर उसको इनफर्टिलिटी के ज़िम्रे में मानते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस तरीके से डायग्नोस हो सकता है कि जो बांझपन है वो मर्द पार्टनर का है या फीमेल पार्टनर की तरफ से? इंटरेस्टिंगली आज से फ्यू डिकेड्स बैक जो है इनफर्टिलिटी में हम सिर्फ फीमेल को ही जो है वो कसूरवार मानते थे या ब्लेम उस पर डालते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने डेवलपमेंट हुई है अब सामने ये आता है कि इनफर्टिलिटी में मेल और फीमेल दोनों 50-50% के पार्टनर्स होते हैं। मेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं बहुत इजीली। और मेल के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कि इसको डायग्नोज किया जाए एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। अगर फीमेल में इनफर्टिलिटी डायग्नोज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत एक्सटेंसिव किस्म के टेस्ट्स वगैरह के करने पड़ते हैं, लेकिन मेल के लिए बहुत सिंपल रह जाता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो मर्दों में बांझपन की जो आम वजूहात हैं वो क्या हैं, और क्या हमेशा एक ही पार्टनर का मसला होता है? नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि ये कभी भी एक पार्टनर का मसला नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों में कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। लेकिन मेल में अगर हम इसको डायग्नोज करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले एक कंप्लीट हिस्ट्री पेशेंट की जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। उससे हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि बैकग्राउंड पे इसकी क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं। अब उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, और मेल में फिर इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है कि मेल में दो तरह की इनफर्टिलिटी होती है। एक हम इसे कहते हैं प्राइमरी, यानी कि शादी जब से हुई है तब से अब तक एक बार भी कंसीव ही नहीं हो सका, उसको हम प्राइमरी कहते हैं। और बाज़ों का पेशेंट कंप्लेन लेके आता है कि सर मेरे 1, 2 या 3 ऑलरेडी बच्चे हैं, लेकिन अब हम नेक्स्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए फिर वजूहात कुछ मुख्तलिफ हो जाती हैं। उसमें अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो टॉप पे आती है रीज़न, वो आती है वेरिकोसील। ये एक हमारी जो रगें होती हैं उनका एक मसला होता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो जाती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में। ठीक है। क्या शादी से पहले भी डायग्नोस जो है वो किया जा सकता है? यस, एब्सोल्युटली ये पॉसिबल है। अगर आप कंसर्न हैं कि हम शादी से पहले देखना चाहते हैं कि क्या मैं किसी किस्म की बीमारी का शिकार तो नहीं हूँ, तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ ब्लड टेस्ट्स होते हैं और सीमेन एनालिसिस जो है वो करवा लिया जाता है, और अगर रिक्वायर्ड हो तो एक आधा अल्ट्रासाउंड किया जाए तो उस पर डायग्नोस हो सकता है कि आइदर दिस मेल इज़ कैपेबल और नॉट। अच्छा, क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है या आदात हैं, जैसे खुराक, वर्जिश, अगर तंबाकू नोशी करता है बंदा, तो बांझपन पे इसके असर होता है कि मतलब? बिल्कुल, बहुत बड़ी वजह होती है। वो हजरात जो स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर हैं, या ड्रिंकिंग करते हैं, या एनी अदर काइंड ऑफ ड्रग अगर वो यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा असर होता है। स्मोकिंग इसको बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ये जो हमारे ब्लड में जो हमारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं ना, ये उनको इंक्रीज़ करती है, और वो जाके इवेंचुअली आपके स्पर्म्स को डैमेज करने का बहुत बड़ी वजह बनती है। अच्छा, ये जो इनफर्टिलिटी का जो डायग्नोस होता है उसके इब्तदाई टेस्ट कौन से होते हैं, और इनको कब करवाना चाहिए? एज अ सेक्सोलॉजिस्ट हम ये समझते हैं कि अगर एक कपल 1.5 साल तक ट्राई कर रहा है, या मोस्टली मेरे पास जो यंगस्टर्स आते हैं वो 6 महीने में ही आ जाते हैं कि सर अभी तक कंसीव नहीं हुआ। ऐसे केसेस में हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते, उनको सिर्फ काउंसिल किया जाता है कि 1.5 साल तक का ग्रेस पीरियड होता है आपके लिए, उसमें आप कभी भी कंसीव कर सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर टाइम पीरियड 1.5 साल से ऊपर हो जाए तो फिर वी स्टार्ट विद सम ब्लड टेस्ट जिसमें आपके हार्मोन्स, कुछ विटामिन, मिनरल्स वगैरह देखने लाजमी होते हैं।
उसके साथ एक सीमन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसमें एक और मज़े की बात ये होती है कि पेशेंट को किसी ने रिकमेंड किया कि आप सीमन एनालिसिस कराएं और उसके अंदर बाज़ औक़ात पेशेंट की गलती की वजह से या डॉक्टर ने उसको सही से एक्सप्लेन अगर नहीं किया तो ये जो सीमन एनालिसिस होता है वो उसको प्रॉपरली प्रोटोकॉल के साथ नहीं करवाते, जिसकी वजह से सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स बहुत ख़राब भी आ सकती हैं। तो एक तो उसका प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली, अगर एक लेबॉर्ट्री से आपको सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं मिली है तो रिकमेंडेशन कहती हैं कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज से उसकी इन्वेस्टिगेशन करके फिर इसको डायग्नोज करना चाहिए कि ये इनफर्टिलिटी है या नहीं। अच्छा, अक्सर देखा गया है जो हमारे माशरे के अंदर जो है अगर शादी के फ़ौरन बाद जो है वो बेबी नहीं हो रहा तो फीमेल को ज़्यादा कसूरवार ठहराया जाता है। वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली भी जाती है, अपने टेस्ट भी करवा लेते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मर्द जो है वो उस चीज़ पे राज़ी नहीं होते, तो उनकी काउंसलिंग किस तरह की जाती है? बिल्कुल, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। हमारे माशरे का अलमिया यही है कि हम हमेशा पहले फ़ीमेल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि फ़ीमेल को सेकेंडली इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में जो मेल डोमिनेंसी है और मेल ईगो जो है उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, तो इस वजह से हमेशा मेल जो है वो बाद में इन्वेस्टिगेशन की तरफ आता है, जबकि ये बहुत इजी हो जाता अगर फर्स्ट स्टेप पे मेल को ही इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए, क्योंकि फ़ीमेल की इन्वेस्टिगेशन बहुत एक्सटेंसिव हो जाती हैं। अच्छा, अगर कोई जो कपल है उसको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो इनका पहला कदम क्या होना चाहिए और इन्हें किस किस्म के डॉक्टर से रिजू करना चाहिए, क्योंकि ये भी अवेयरनेस नहीं है कि जाना कहाँ है, किससे बात करें? बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे मामलात में। इसके लिए जैसा कि हमारे पाकिस्तान में जो रूटीन है वो सबसे पहली अप्रोच जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट को ही की जाती है। तो ये इस स्टेप पे अब बाज़ औक़ात ये मुश्किल आ जाती है कि गायनेकोलॉजिस्ट चूँकि नॉर्मली फ़ीमेल्स ही होती हैं तो वो मेल को काउंसिल ठीक से कर नहीं पाती हैं और टाइम की शॉर्टेज की वजह से उस तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाती चीज़, जिसकी वजह से मर्द इसको शायद अपनी ईगो पे ले जाता है कि मैं क्यों करवाऊँ या मुझे ही क्यों कहा गया, तो वो उसकी जब मेल ईगो हर्ट होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन में कतराता है। जबकि ये बहुत आसान हो सकता था अगर फर्स्ट स्टेप पे ही गायनेकोलॉजिस्ट या अगर आप अपने गली मोहल्ले में किसी जनरल फिजिशियन से भी मिल रहे हैं, वही अगर आपको ये एक्सप्लेन कर दे कि इसके लिए प्रॉपरली आपको एंड्रोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट को डील करना चाहिए और ये बहुत इजीली ट्रीटेबल चीज़ होती है, इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यूँ उसका स्ट्रेस नहीं बनेगा, वो इसको अपनी ईगो पे नहीं लेगा, तो इजीली जो है वो इस तरफ आ सकता है। अच्छा, एक और इशू जो हमें बड़ा अपने माशरे में हम देखते हैं कि जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं या एंड्रोलॉजिस्ट हैं, इनका पता ही नहीं होता लोगों को, जो हम पब्लिक की बात करें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर उनको लगता भी है तो दोस्त और अहबाब और घर वाले ये मशवरा देते हैं उनके कि आप हकीम के पास चले जाएं और बड़े माजून खाएं तो उससे जो है वो कंसीव हो जाएगा। नहीं, ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि मैं किसी शोबे पे कोई तोहमत नहीं लगाना चाहता, लेकिन लोगों का रुझान यही रहता है कि पहले वो हकीमों या होम्योज़ की तरफ जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली क्वैक्स भी बहुत हैं हमारे माशरे में। उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो जो चीज़ आपको दे रहे हैं आपको ये मालूम नहीं होता कि उसके अंदर डाला गया किस किस्म का मटेरियल या क्या केमिकल या क्या चूरन कह लें उसको, कि वो आपको क्या दे रहे हैं। स्टीरॉइड्स हैं कुछ, ऐसा ही होता है। नॉर्मली स्टीरॉइड्स ही होते हैं, वो आपके जिस्म में जो है ना वो इन्फ्लेमेशन को घटा देते हैं और वो जो आपके हार्मोन्स के साथ जब वो छेड़छाड़ करते हैं तो कंडीशन वर्स हो जाती है और फिर पेशेंट जो है वो किसी डॉक्टर की तरफ जाता है। आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आम है, तो इसके लिए जस्ट सिंपली आप गूगल करें कि बेऔलादी के लिए किन डॉक्टर्स को देखना चाहें, तो इवन गूगल आपको जवाब दे देता है कि आप एंड्रोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट को रुजू करें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, इनफर्टिलिटी के इलाज के जो अहम तरीके हैं वो कौन से हैं, या सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाता है या कोई सर्जरी वगैरह भी होती है? दोनों चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन इसमें हमें पहले वजह का तयन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब्स हैं और हार्मोन्स की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आया, दैन डेफिनेटली हार्मोनल थेरेपी है, ओरल कुछ मेडिसिन होती हैं वो ले सकते हैं या इंजेक्टेबल फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उसकी वजह का तयन करना ज़रूरी है। ऑपरेशंस ऑफ कोर्स, अगर ये कंजेनिटल है यानी बच्चे को पैदाइशी तौर पे जो सीमेन ट्रांसफ़र होता है टेस्टिस से, अगर वो ब्लॉकेज वहाँ मौजूद है तो उसको स्पर्म्स नहीं आ रहे होंगे, जिसकी वजह से वो सारी उम्र जो है इस प्रॉब्लम में फंसा रहेगा। ऐसी कंडीशन को अगर डायग्नोज कर लेते हैं तो आपको
किसी मेडिकेशन या किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल एक प्रोसीजर ऑपरेशन होता है, उससे अपना प्रॉब्लम रिसॉल्व करवा सकते हैं। तो ऑल डिपेंड्स ऑन द रीज़न के पीछे वजह क्या है। अच्छा, ये जो आपने इलाज अभी बताया है तो इसमें कोई वेरिएशन है मुख्तलिफ जोड़ों के लिए, शादीशुदा कपल के लिए या मेल्स के लिए, या सबके लिए एक ही तरह का इलाज होता है इसके? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स केस टू केस जो है चीज़ें वेरी करती हैं। जैसा मैंने कहा, ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, उसमें हार्मोन्स, विटामिन, मिनरल्स और कुछ बाकी सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जिनको थायराइड का इशू रहता है। अब थायराइड नॉर्मली तो उसका हमारी औलाद के पैदा होने या ना होने से कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता, लेकिन थायराइड ऑन अदर हैंड हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस करवाता है जिसकी वजह से हमारा प्रोलैक्टिन हाई होना शुरू होता है। अब जब प्रोलैक्टिन हाई होगा, टेस्टोस्टेरोन को डाउन करेगा, तो इवन थायराइड की कंडीशन में भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो डिपेंड्स कि क्या प्रॉब्लम है, हम उसको कैसे केस टू केस ये बिल्कुल वेरी करेगा। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी जो मिथ्स हैं जो इनफर्टिलिटी के हिसाब से मिसकंसेप्शंस हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, इसको हमारे मुआशरे में जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। बहुत सारी सेक्स रिलेटेड मिथ्स भी हमारी इसमें बहुत इन्वॉल्व होती हैं, वो हमारी साइकोलॉजी से बहुत खेलती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा, इवेंचुअली रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। तो मिथ्स पे जाने से पहले बेटर है कि किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, अपनी परेशानी डिस्कस करें, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पीरियड जिसमें इलाज चल रहा होता है उसके दौरान जो जोड़ों को, जो शादीशुदा कपल है, उनको किस किस्म के जज्बाती, मेंटल स्ट्रेस का या फिज़िकल स्ट्रेस का या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली फीमेल्स को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शादी के आफ्टर इवन फ्यू मंथ्स ही जो है वो क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो जाते हैं ख़ानदान में कि जी कोई खुशखबरी क्यों नहीं आ रही अब तक। तो फीमेल ज़्यादा इस स्ट्रेस को फेस करती है, लेकिन ऑन अदर हैंड जब ये इन्वेस्टिगेशन पे बात आती है, फिर ये स्ट्रेस कन्वर्ट हो जाता है दोनों पार्टनर्स की तरफ। तो स्ट्रेस इसको डेफिनेटली दोनों को प्रॉब्लम करेगा, और उसमें ये दोनों जो हैं वो इवन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो झगड़े और तनाज़ात के बाद जो है वो रिलेशनशिप जो है वो डिज़ोल्व भी हो सकता है। तो बजाय इसके कि आप स्ट्रेसफुल हों, अगेन यू हैव टू डिस्कस। ठीक है। अच्छा, हमारे माशरे में जो इनफर्टिलिटी के बारे में इतनी आगाही नहीं है, लोग इस बारे में बात भी नहीं करते, इस हवाले से क्या कोई सपोर्ट प्रोग्राम है या कोई काउंसलिंग है जो दी जाती है प्रॉपर? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये फैसिलिटी होती नहीं है। काउंसलिंग होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। हम पर्टिकुलरली अगर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली उनकी हर तरह से काउंसलिंग की जाती है। इवन मैं कपल दोनों की जो है वो काउंसलिंग करता हूँ कि फ़ीमेल को भी थोड़ा रिलैक्स करवाने की ज़रूरत होती है कि नहीं, ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे आप सारी ज़िंदगी जूझते रहें। अगर आप इसको प्रॉपरली करेंगे तो ये ट्रीट हो जाता है। तो काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ द पीपल। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इनफर्टिलिटी के हवाले से कि मरीज़ और उनके अहले खाना जो है उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उन्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए? क्योंकि अक्सर हो जाता है, आपने तो कहा 1.5 साल बाद की जो एक इब्तदाई शक्ल है, लेकिन 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं, 6 साल, 7 साल भी हो जाते हैं, हमने देखा है अक्सर कपल्स के दरमियान। तो उन्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए या उनको फिर दोबारा अगर इस टेस्ट पे आना चाहिए कि वो अपने आइडेंटिफाई कराएं, डायग्नोसिस करवाएं और इलाज करवाएं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के घर से कभी भी नाउम्मीदी हमें नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपने जिनको अपना चेकअप करवाया है, जो भी ट्रीटमेंट आपने ली, पॉसिबली किसी की नज़र से वो चीज़ ना गुजरी हो जो कि ट्रीट हो जानी चाहिए थी। कोई भी इंसान अकले कुल नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, गलती मैं भी कर सकता हूँ। तो अगर मुझसे अगर आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, दैट डजंट मीन कि दुनिया यहीं ख़त्म हो जाती है। आप स्टिल अपनी उम्मीद ना छोड़ें, इसको कंटिन्यू करें, इन्वेस्टिगेट करें। मैं यूँ कह लूँगा कि मेल साइड पे अगर तो क्रिप्टोरचिडिज्म का पेशेंट नहीं है, यानी वो पेशेंट जिसको जो टेस्टिस होते हैं एट बर्थ वो डिसेंड होकर नीचे आते हैं, अगर उसके वो टेस्टिस नीचे नहीं आए हैं तो ऐसी कंडीशन में चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी टेस्टिस हेल्दी हालत में मौजूद हैं और फिर भी कोई वजह है तो उसमें चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि ये ट्रीट हो जाए। तो आपको नाउम्मीदी का शिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा जो है लोग घरेलू टोटके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हमने ये देखा है कि शुरू से ही, शादी से पहले से ही जो लोग जो हैं वो जिम्स में भी जाते हैं, उस वक्त भी जो है वो मुख्तलिफ स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। क्या ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं इनफर्टिलिटी को? डेफिनेटली बहुत इम्पेक्ट करती हैं। हम बिना सोचे अपने जिम ट्रेनर की बात सुन के
हम कुछ स्टीरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं ताकि हम कुछ वो माचो मैन इफेक्ट ला सकें, लेकिन वो बहुत डेंजरस होते हैं। ऐसे पेशेंट्स में बहुत डेंजरसली चांसेस गिर जाते हैं रिकवरी के, क्योंकि वो जो स्टीरॉइड्स आप लेते हैं वो आपके टेस्टिस को बहुत बुरी तरह से हार्म करते हैं और फिर उसको रिवाइव करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। तो इस तरह से बिना देखे बिना जांचे आप कभी भी ये रेमेडीज़ यूज़ ना करें। बाकी लोगों का ख्याल है कि मैं ये खा लूँ तो ठीक हो जाए, वो खा लूँ तो ठीक हो जाए। कुछ फ्रूट्स हैं ऐसे जिनके नाम लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। वो आपके ब्लड में अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसको तो आप सप्लीमेंट से कवर कर सकते हैं, लेकिन वजह अगर आपने डायग्नोज नहीं की तो ये सारी चीज़ें यूज़लेस हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ जो शादी है वो बड़े पर्सनली रखा जाता है कपल के दरमियान आपस की बातचीत को। ऑल्दो अलग बात है कि वो ताने मिल रहे होते हैं अगर बेबी नहीं हो रहा, तो कैसे एक खातून जो कि एक बीवी है वो अपने हस्बैंड को इस बात पे एग्री करवा सकती है कि आप जो है वो टेस्ट करवाएं इनफर्टिलिटी का? ये थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन इसमें हम इस तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं पेशेंट की। अगर वाइफ अपने हस्बैंड को काउंसिल करना चाहती है तो ये एक बहुत सादा सी बात है कि बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है और वो किसी को भी हो सकती है, तो इसको अपनी ईगो पे लेना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है प्रॉब्लम फीमेल में निकल आए और इसी चीज़ को वो रख के अगर कहे कि अगर मुझ में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे, ये तो ज़िंदगी भर का साथ है। तो आप इस तरह से काउंसिल कर सकते हैं अपने मेल पार्टनर को कि अगर प्रॉब्लम आ भी जाती है तो मुझे आपसे कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ये तो अल्लाह की तरफ से है और शिफा फिर वही देने वाला है, तो वो बेहतरी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे ख़ास तौर पे उन मर्दों को जिनकी अभी शादी हुई है या होने वाली है? जी बिल्कुल। इसके लिए इनफर्टिलिटी में कुछ 2-3-4 चीज़ों का आप अगर ध्यान रखते हैं तो आप इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। यंगस्टर्स के लिए मेरा पैगाम ये है कि आप आजकल देखने में आया फैशन बहुत ज़्यादा है कि टाइट पैंट्स एंड टाइट अंडरवेयर्स यूज़ किए जाते हैं, जबकि ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। अपने कपड़ों को थोड़ा लूज़ रखें, ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कपल जो हैं वो फिर इसको इस तरह भी लेते हैं कि हमें अगर महीने में इतनी बार नहीं हम मिलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है या इनफर्टिलिटी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो ओव्यूलेशन के कुछ ख़ास डेज़ होते हैं, अगर आप उनको फोकस करके चलते हैं तो चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। अदरवाइज़ हेल्थ के लिए अगर मुझसे टिप्स पूछेंगे तो मेरी रिकमेंडेशन है कि डेली 40 मिनट्स की एक्सरसाइज, कुछ भी हो सकती है, वॉक, साइकिलिंग, जिम, रनिंग, जो भी आपको पसंद हो, 40 मिनट्स की एक्सरसाइज, जस्ट नॉर्मल हेल्दी फूड, जंक फूड से अवॉइड करें और आपस में कम्युनिकेट ज़रूर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो कम्युनिकेशन से वो रिजॉल्व हो सकती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर मुजाहिद फारूक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और उन्होंने बड़ी डिटेल से मेल इनफर्टिलिटी के बारे में जो है वो आगाही दी। यकीनन आपको आज का प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुनीबा गुल और हेल्थ 21 की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आउट ही नहीं कर रहे, 2 विंडो पे चलाई जा रही।